पीएम मंदिर की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, मछली की बात करते हैं, लेकिन महंगाई की बात नहीं करते। अमृत काल के अंदर लास्ट 25 साल जो रखे गए हैं, इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा। बेरोजगारी इतनी हो गई है, महंगाई इतनी हो गई है, अग्निवीर जो ला रहे हैं वो देश के लिए बहुत खतरनाक चीज है। हरियाणा में अलायंस है, दिल्ली में अलायंस है, चंडीगढ़ में अलायंस है, लेकिन पंजाब में अलायंस नहीं है। अलायंस पंजाब में फॉलो करवाया जाता तो एक बहुत बड़ी विंडो जो थी वो हम भाजपा के लिए खोल देते। तो तोड़फोड़ की राजनीति कौन करता है? अब जो कांग्रेस के 6 विधायक जिनके ऊपर आप हिंट कर रहे हैं, उनकी सबसे मजेदार बात है कि 1.5 साल ही वो अपने आप ही अपनी पार्टी छोड़ के आए। बिजली बोर्ड के हाल ऐसे हैं कि एक गांव में एक महीना लाइट नहीं आ रही है। चंबा हमेशा पिछड़ा रहा है, इसकी वजह एक पार्टी नहीं बल्कि दोनों पार्टी को हम दोषी ठहराते हैं। आपको भी शक है कि पुलवामा जो है वो सही नहीं था? देश में जो पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जानता है कि पुलवामा क्या हुआ, कैसे हुआ। मोदी जी जब चंबा आए थे ना पिछली बार, तो उन्होंने बोला चंबा रेल आएगी, रेल 2014 में बोला था रेल पहुंचाएंगे हम, 24 आ गया। सीएम भगवंत मान ने 15 अगस्त 2024 तक का डेडलाइन दिया है कि उसके बाद पंजाब का नंबर जो है वो टॉप के रैंक्स में नहीं आएगा नशे के मामले में। अटल टनल की वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नींव तो हमने रखी थी ना। नींव रखी थी तो फिर ऐसा क्या हुआ, बनाने की क्षमता क्यों नहीं रखी? और इस टाइम जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो तो कांग्रेस से निकले हुए हैं, वह भाजपा नहीं, भांगरस है वो। हिमाचल प्रदेश ठंडा इलाका है और यहाँ की राजनीति भी ठंडी समझी जाती है, लेकिन यहाँ की राजनीति फरवरी में गरमाई। राज्यसभा चुनावों के बाद यहाँ पर सरकार गिरते गिरते बची, लेकिन बीजेपी ने काफी कोशिश की, फिर भी कांग्रेस सरकार नहीं गिरा पाई। लेकिन अब लोकसभा चुनावों में दोनों पार्टियां ही कदम फूंक फूंक कर रख रही हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो उन्होंने 4 उम्मीदवारों को बदल दिया है, यानी कि 4 नए उम्मीदवार उनकी तरफ से खड़े किए गए हैं। और बीजेपी की बात की जाए तो उन्होंने 2 उम्मीदवारों को बदला है। और मंडी की सियासत सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि कंगना रनौत वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनको चुनौती दे रहे हैं वहां पे विक्रमादित्य। खैर, हिमाचल की पॉलिटिक्स में पंजाब के लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, यही कारण है कि हम डलहौजी पहुंचे हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं नितिका महेश्वरी। डेली पोस्ट की टीम लगातार जनता के बीच जा रही है और लोगों से जान रही है कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को देखकर वो वोट डालने जा रहे हैं। डलहौजी में मेरे साथ डेली पोस्ट के एडिटर इन चीफ जगदीप सिंह संधू रहेंगे। हालांकि हिमाचल पॉलिटिकली बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, सिर्फ 4 सीट्स है, लेकिन हमने अपनी जिम्मेवारी समझी और आज हिमाचल पहुंचे हैं, डलहौजी पहुंचे हैं। डलहौजी वो सिटी है जो अर्ल ऑफ डलहौजी के नाम पे इसका नामकरण किया गया था, और ये डलहौजी लॉर्ड वही हैं जिन्होंने 1849 में पंजाब पे कब्जा किया, और कोहिनूर हीरा जो है जो उन्होंने छीना था महाराजा दिलीप सिंह से, उनके नाम पर डलहौजी जो है शहर उसका नाम पड़ा। सो डलहौजी टूरिज्म के हिसाब से बहुत ज्यादा जो है रेलिवेंट है, चाहे पोलिटिकली ना हो, लेकिन हर साल हिमाचल में लगभग 1.5 करोड़ जो टूरिस्ट है वो यहाँ आते हैं और 15,000 करोड़ रुपया टूरिज्म का जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। सो आज डलहौजी में बात करेंगे कि आखिर सरकार की तरफ से टूरिज्म जो है उसको कितना सपोर्ट मिला, और डलहौजी की बात करें तो किस पार्टी का यहाँ पे दबदबा है। आपको बता दें कि हमारे साथ आम लोग भी रहेंगे और इसके साथ ही हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे भी यहाँ पर रहेंगे। बीजेपी की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे साथ बीजेपी से 3 बार के पार्षद जो रहे हैं आशीष चड्ढा, वो हमारे साथ रहेंगे। रिपोर्ट कार्ड इनसे लेंगे क्योंकि 15 साल डलहौजी में बीजेपी ने राज किया है। इसके साथ ही कांग्रेस की बात की जाए तो बिशन लाल हमारे साथ रहेंगे, और आम आदमी पार्टी, हालांकि उन्होंने पूरा सपोर्ट जो है कांग्रेस को दिया हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि हमारा भी वजूद है। यही कहना है कि हमारे साथ यहाँ पर सरीन साहब आम आदमी पार्टी से रहेंगे। जगदीप जी, हिमाचल में 68 सीट्स पर आम आदमी पार्टी ने कंटेस्ट किया था। हालांकि दावा किया जा रहा था कि हिमाचल में वो बदलाव देंगे, पंजाब ने बदलाव दिया, लेकिन हिमाचल में 68 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई। फिलहाल पॉलिटिकल रेलिवेंस काफी कम है और वो अलायंस जो इंडिया गठजोड़ है उसके अलायंस में है, और उनकी कोशिश है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का साथ दिया जाए ताकि हिमाचल में बीजेपी को रोका जाए। जब 4 जून को रिजल्ट्स आएंगे तो जो सरकार तो सेंटर में बनेगी, लेकिन सबसे बड़ा खतरा हिमाचल सरकार को होगा, क्योंकि 6 एमएलए सीट्स जो है वहां पर भी चुनाव हो रहा है, और अगर बीजेपी वो जीतती है तो हिमाचल की सरकार जो है उस पर खतरा आ सकता है। सो 4 जून को जब देश की सरकार बनेगी तो हिमाचल की जो राजनीति है उसमें भी काफी बदलाव जो हो सकता है।
इससे पहले कि हम जनता से बात करें, सबसे पहले बीजेपी से रिपोर्ट कार्ड जरूर ले लेते हैं, क्योंकि आशीष चड्ढा हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि 2009 से लगातार यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं वो जीत रहे हैं। 2019 में भी हम बात करें तो चारों की चारों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन डलहौजी की बात की जाए तो रिपोर्ट कार्ड दीजिए पहले तो आशीष जी। नमस्कार मैम। जो अभी जो चुनाव होने जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है पूरे हिंदुस्तान के फ्यूचर के लिए, टू सी इट एज अ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर, जो वर्ल्ड में इसकी प्रेज हो रही है, उसकी और उनकी जो एक स्ट्रॉन्ग विजन है, एक डेडिकेशन है मोदी जी की लीडरशिप के अंदर। मोदी जी इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिशियन, मोदी जी इज अ स्टेट्समैन। अब स्टेट्समैन और पॉलिटिशियन में फर्क कहाँ आता है? एक स्टेट्समैन वो होता है जो अपनी जनता के लिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखता है। पॉलिटिशियन वो होता है जो 2-3 हफ्ते इलेक्शन का जो माहौल है वो टटोरने में लगता है। तो मोदी जी की जो विजन है और जो कार्यशाली पिछले 10 साल में रही है, उसके कारण लोग यहाँ उत्साहित होकर वोट देना चाह रहे हैं। और तोड़फोड़ की राजनीति कौन करता है? अब जो कांग्रेस के 6 विधायक जिनके ऊपर आप हिंट कर रहे हैं, उनकी सबसे मजेदार बात है कि 1.5 साल ही वो अपने आप ही अपनी पार्टी छोड़ के आए, ठीक है ना जी, और उनको पूरा सम्मान दिया है, उनको मेरिट के ऊपर टिकट दी गई है। तोड़फोड़ की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का कोई लिंक नहीं है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नॉट एज ए ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बट एज ए इंडिविजुअल जिसकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है। मैं 3 बारी पार्षद रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब यहाँ पे आप अगर आप जस्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का देखिए तो चंबा में मेडिकल कॉलेज, एनएचपीसी में अलग अलग कार्य करवाए, उसके बाद एम्स बिलासपुर, वंदे भारत ऊना में आ रही है, हिमाचल के अंदर पासपोर्ट ऑफिस कांगड़ा, अलग अलग जगहों में, ये सब जो कार्यशैली पिछले 10 साल में हुई है। सबसे बड़ी बात है, जब कोविड आया था 2020 मार्च के अंदर, तो हमारे हिमाचल में 75 to 80% जनता गरीबी रेखा से कम है। अब वो ऐसे लोग हैं जो आज दिहाड़ी लगाते हैं और कल मार्केट से राशन लेके जाते हैं अगले हफ्ते के लिए, जिनका रोजगार टोटल बंद हो गया था। मोदी जी की गरीब कल्याण योजना ने इंश्योर किया कि हर जगह, हर गरीब के घर गांव में लॉकडाउन में भी राशन गया। आज भी उस योजना के कारण गांव में लोग खाते हैं राशन और मोदी का नाम लेते हैं। ये चीजें पहले क्यों नहीं हुई? उसके बाद जो आपकी आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम है, हर मेंबर ऑफ द फैमिली को 5 लाख का हेल्थ कवर, ये चीजें बड़े शहरों को नहीं फर्क पड़ता, पर हिमाचल जैसे एक टफ टेरेन में जहां पे अलग अलग जगह गांव है, लोग इस चीज का सम्मान रखते हैं। और खासकर हमारा ये जो क्षेत्र है, हमने यहाँ पे 10,000 मतों से अभी विधानसभा की इलेक्शन जीती, तो ये सब चीजें काउंट करती है मैम। तो आपने 2019 में भी बहुत ज्यादा मार्जिन से की थी। कृष्ण कपूर जो हैं 4.5 लाख से ज्यादा मार्जिन से वो यहाँ पर जीते थे, लेकिन फिर उम्मीदवार क्यों बदल दिया गया वो जानेंगे। जगदीप जी, एक बार कांग्रेस से जरूर जवाब जो है वो ले लेते हैं कि आखिर क्या कारण है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास जो है वो हुआ ही नहीं। कांग्रेस से पहले मैं आम आदमी पार्टी के पास खड़ा हूँ। आम आदमी पार्टी का हिमाचल में कोई वजूद नहीं है। 68 सीट्स पे आपने कॉन्टेस्ट किया, तो क्या मजबूरी थी? अभी आप लोग इलेक्शन तो लड़ नहीं रहे, तो उनके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि पंजाब में तो गठजोड़ हुआ नहीं। देखिए सर, सिर्फ पंजाब में अलायंस नहीं हुआ और उसके भी कुछ कारण हैं जो कि पॉलिटिकली जो प्रबुद्ध लोग हैं वो समझ रहे हैं कि हम लोग वहां पर बीजेपी का बेस बनने नहीं दे सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते वहां पर बीजेपी को कोई भी विंडो देना, इसलिए वहां पर हम लोगों का गठजोड़ नहीं है। रही बात हिमाचल की, तो हिमाचल में आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि हमें वो जनाधार हमें नहीं मिला वो जनमत, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी के जो भी सपोर्टर्स हैं वो हिमाचल के वोटर्स भी तो हैं। और अब जब लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की आ गई है, तो क्या पंजाब में लोकतंत्र नहीं बचाना था? हरियाणा में अलायंस है, पंजाब में अलायंस है, दिल्ली में अलायंस है, चंडीगढ़ में अलायंस है, लेकिन पंजाब में अलायंस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि अगर अलायंस पंजाब में फॉलो करवाया जाता तो एक बहुत बड़ी विंडो जो थी वो हम भाजपा के लिए खोल देते, और बहुत बड़ा एक वोट बैंक था जो भाजपा की तरफ को स्लिप हो सकता था, उसको बचाने के लिए हम लोगों ने कोई विंडो नहीं छोड़ी। या तो कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगा या आम आदमी पार्टी का जीतेगा, तो नेशनली तो अलायंस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वहां है ही है। अब मैं आशीष जी की बात का जवाब दे लूं। इन्होंने कहा कि मोदी जी एक मिलिट्री और इकोनॉमिकली बहुत देश को आगे लेके जा रहे हैं। अब बात पहले मिलिट्री पे आ जाते हैं। पुलवामा की जांच क्यों नहीं हुई? पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी आर्मी, पुलवामा की जांच क्यों हो? क्यों चाहिए जांच उसकी? पुलवामा की जांच क्यों ना हो? पहले तो भाजपा मुझे इस बात का जवाब दे। हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हो जाते हैं इलेक्शन के टाइम पर, और उसकी जांच क्यों ना हो? किसी पीएमएलए लगाना हो तो आप किसी भी नेता को, किसी सिटिंग सीएम को उठाकर जेल में डाल देते हैं, लेकिन जब इतना बड़ा कांड होता है उसकी कोई जांच क्यों ना हो? जांच तो उसकी एनआईए कर रही है। ये कह रहे हैं कि आपको भी शक है कि पुलवामा जो है वो सही नहीं था।
जो भी भारतीय पॉलिटिक्स को समझता है या इस समय देश में जो पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जानता है कि पुलवामा क्या हुआ, कैसे हुआ। दूसरी चीज, हमारी फौज हमारा अभिमान है। अब अग्निपथ स्कीम, क्या उससे हमारी मिलिट्री स्ट्रांग हो रही है? हम मिलिट्री की बात कर, ये दो फैक्टर्स मिलिट्री पे आ जाते हैं। इसके बाद इन्होंने इकोनॉमिक्स की बात करी है कि वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो देश का पैसे का बहुत सोचते हैं। 2014 में 75 लाख करोड़ का कर्जा था हिंदुस्तान के ऊपर, जो कि अब बढ़ के 250 लाख करोड़ का हो गया है। कौन सी इकोनॉमी चल रही है, या इकोनॉमी हम लोग ग्रो? पंजाब में भी आपकी सरकार जो है वो कर्जा लेके चल रही है। मेरे ख्याल से कांग्रेस से बात कर लें, 80,000 करोड़ रुपया पंजाब में सिर्फ 2 साल में कर्जा लिया गया है, और वो भी जहाज के लिए। ठीक है, उस कांग्रेस से जान लेते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के पास जा रहे हैं, क्योंकि 15 साल जो है वो बीजेपी यहाँ पे राज कर रही है। क्या कारण है लगातार उनको लोग मौका दे रहे हैं? यहाँ तक कि 2 बार जीत हासिल करने के बाद तीसरी बार भी करीब 4.5 लाख वोटों के साथ कृष्ण कपूर जी की जीत हुई। हम इस पब्लिक से पूछ चुके हैं, पब्लिक के पास जाकर लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि हम इस बार मौका नहीं देंगे। कारण ये है कि सबसे ज्यादा वोटों से कृष्ण कपूर जी यहाँ जीते, उन्होंने एक बार भी यहाँ आके दोबारा शक्ल नहीं दिखाई। 2019 के बाद आए ही नहीं यहाँ पर? आशीष जी कभी नहीं आए क्या यहाँ पर? साल में कोई भी एक बार आते हैं वोटों के बाद, उसके बाद ये शक्ल नहीं दिखाते। लोकल एमएलए ही काम कर रहा है हमारा, जो कांग्रेस का है, उसी के वजूद के ऊपर ये सारी होता नहीं आता। जब कृष्ण कपूर जी आते थे तो मे भी उनकी नॉलेज में नहीं हो, कृष्ण कपूर जी आते रहे हैं। और आप चंबा जाएंगी, चंबा डीसी ऑफिस के ऊपर पट्टिका लगी हुई है, पवन नैयर और कृष्ण कपूर सांसद, जिन्होंने बिल्डिंग खोली। पर उनसे पहले सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद जवाब। 15 साल में ये 3 काम बता दें हमें कि जो इन्होंने किए हैं। ये चंबा कॉलेज की बात कर रहे हैं। चंबा कॉलेज जो है गुलाम नबी आजाद ने खुलवाया था। चमेरा डैम जो बना है, डैम का काम विक्रम चंद महाजन, जो कि यहाँ पे एमएलए थे, एमपी थे, उन्होंने यहाँ शुरू करा। 200 क्वार्टर आर्मी का जो चंद्र कुमार जी थे उन्होंने बनवाया। और बनीखेत में जो बॉर्डर से जो आर्मी रिटायर होके आती है वहाँ पे रेस्ट करती है। आप ये बता दें कि 3 काम इन्होंने कौन से किए 15 साल में? इस बार जनता ने सिक्योरिटी के ऊपर मैं दीपक मल्होत्रा, जनरल सेक्रेटरी डलहौजी कांग्रेस हूँ। आई वांट टू से मैम, जैसे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो काम चल रहा है, अब हमारे जो देश की जैसे सब जानते हैं, मिस्टर सुब्रमण्यम रेड्डी जो है, ये है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, राइट मैम। अब ये कह रहे हैं नेशनल टीवी पे, आपने सबने देखा होगा कि हम एक छोटी इकोनॉमी है और चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है। कौन कह रहे हैं? जयशंकर ने तो ऐसा कुछ भी वी हैव, यू कैन सी इट ऑन यूट्यूब एनीवेयर। कृष्ण कपूर जी शायद हिंदुस्तान में 2nd हाईएस्ट या 1st हाईएस्ट मार्जिन था उनका, उनको क्यों चेंज कर दिया गया भाजपा? वो तो हम खुद ही उनसे सवाल कर रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्यों नहीं जीत? क्योंकि कोई काम नहीं किया, फेलियर है, उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा आप बताएं, ये 3 टर्म्स जो है यहाँ पे बीजेपी का एमपी रहा है, डबल इंजन की सरकार रही है, लेकिन हिमाचल टूरिज्म तो चलो जो जैसा भी अच्छा कर रहा है, लेकिन डलहौजी टूरिज्म में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि बहुत कम पैसा जो है टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे आया है। किसको जिम्मेवार मानते हैं इसके अंदर? जो है पिछले अगर आप 15 साल की या 10 साल की बात करें तो यहाँ पे अगर पैसा जो टूरिज्म के लिए आया है, 2007 और 12 के बीच में मैं डायरेक्टर टूरिज्म था, हमने चमेरा लेक जो आज लाखों पर्यटक जाते हैं, हमने उसको शुरू किया। वॉल्वो जो ये 2 बसें हैं, इसकी फाइल हमने अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के अंदर पास। मेरी बात हो रही थी यहाँ पे होटल एसोसिएशन से, उनका कहना था कि यहाँ पे टूरिज्म के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं आज तक। कोविड में बहुत सारा लॉस हुआ, पिछले साल मानसून में बहुत सारा लॉस हुआ, होटल इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह होगी। क्यों नहीं डबल इंजन की सरकार ने उनकी मदद की? देखिए सर, जितना प्रयास करना होता है, बाकी थोड़ा जो फाइल क्या काम करने हैं, क्या प्रोजेक्ट है, ये लोकल स्तर से आते हैं। लोकल स्तर में यहाँ पे 2005-10 के अंदर कांग्रेस की नगर पालिका थी, क्या उन्होंने सबमिट किए प्लान? एमएलए और जो एमपी हैं वो बीजेपी के थे यहाँ पे, फिर क्यों विकास नहीं हुआ? उसके अंदर आप देखिए ना, जो एक फंक्शनल प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के अंदर किसी भी जगह के अंदर अगर आपने मानो यहाँ पे पार्किंग स्थल बनाना है, पहले लोकल इकाई भेजेगी, उसको फिर जाएगी स्टेट गवर्नमेंट पे, फिर वो जाएगी सेंटर पे, फिर भी उपलब्धियां मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस कुछ कहना चाह रही है? हिमाचल को इतना बड़ा नुकसान हुआ, कई जाने चली गई, इतनी आपदा में हमारा ये स्टेट आ गया। क्या सिर्फ एक पॉलिटिकल खुंदक की वजह से कि हम लोग यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी तो हमें नेशनल आपदा घोषित नहीं की गई यहाँ पे? क्या हम इसके अधिकारी नहीं थे कि हमारा यहाँ पर भी हमें कुछ रिलीफ मिलता? मोदी जी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं, लेकिन क्या वजह थी कि स्पेशल पैकेज नहीं है?
आप देखो, जब इंदौरा की तरफ ये हमारा बाढ़ हुआ था और ये जब अपस्ट्रीम से पानी गया था, एनडीआरएफ किसने भेजी? मोदी जी ने। वो तो सरकार की जिम्मेवारी एनडीआरएफ भेजना। स्पेशल पैकेज क्यों नहीं मिला? आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ। आप जब तथ्यों पे जाइए कि 1800 करोड़ रुपया उस टाइम के ऊपर आया हिमाचल सरकार को सड़कों के लिए, और जब विक्रमादित्य सिंह नुकसान तो 10,000 करोड़ से ज्यादा हुआ था ना, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। अब जितना वो हमारे ये शीर्ष नेतृत्व से देखता है, आगे स्टेट ने क्या दिया, क्या कागज सबमिट किए, कितने प्रोजेक्ट किए। नितिन गडकरी जी आए, उन्होंने बिल्कुल खुले दिल हमीरपुर मंच से जो पीडब्ल्यू मंत्री विक्रमादित्य ने कहा, उन्होंने सब सड़कें दी। ये आरोप बिल्कुल गलत है कि केंद्र से हिमाचल को कुछ नहीं मिला। मेरे ख्याल से हमारे साथ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी राय ले लें। मंजूर, पहले आप आए। डलहौजी की बात करें, चंबा की बात करें, तो इसकी रेलिवेंस क्या है पॉलिटिकली, और क्या इसके बारे में बोलना चाहेंगे? हाँ, देखिए सर, चंबा और कांगड़ा जो हमारा संसद है, यहाँ संसदीय क्षेत्र है, इसमें किशन कपूर जी 4.5 लाख के आसपास मतों जीते थे। लेकिन जो यहाँ पे बड़े बात हुई थी कि यहाँ रेलवे पहुंचेगी, यहाँ हवाई पट्टी पहुंचेगी, टूरिज्म डेवलप होगा, वो तो हुआ नहीं यहाँ पे फिलहाल। उसके अलावा कहा था कि चंबा में सिकदार सीमेंट प्लांट खुलेगा, वो भी नहीं खुला है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो पिछले 5 सालों में नहीं हुए मेरे हिसाब से। तो इस पर सोचने की जरूरत है। इस बार कौन बनता है, क्या होता है, वो देखने की बात रहेगी। शिव शर्मा जी हमारे सहयोगी साथ में है। शर्मा जी, पोलिटिकली बताएं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, किसका दबदबा ज्यादा रहा है? कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, तो कौन से लोग हैं जो जिनका ज्यादा रेलिवेंस है? सर, अगर हम बात करें तो पिछले 3 टर्म में जो थी वो भाजपा का ही वर्चस्व रहा, और भाजपा के ही कैंडिडेट यहाँ पे कांगड़ा और चंबा जो लोकसभा सीट है उस पे काबिज रहे। पर अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो चंबा हमेशा पिछड़ा रहा है। इसकी वजह एक पार्टी नहीं बल्कि दोनों पार्टी को हम दोषी ठहराते हैं। कारण ये कि इन्होंने डेवलपमेंट के मामले में कुछ भी नहीं किया है। चाहे मंत्री थे, चाहे मुख्यमंत्री थे, किसी ने भी चंबा के बारे में, खासकर देखा जाए पर्यटन की दृष्टि से, तो चंबा इतनी खूबसूरत जगह है जो 5वीं शताब्दी के मंदिर भी देखे जा सकते हैं। तो 21वीं शताब्दी से ऐसे पर्यटक स्थल भी विकसित हो चुके हैं, पर डेवलपमेंट के नाम पर उन पर कुछ भी नहीं हो सका है। अब देखने वाली बात यह है कि अभी जो इलेक्शन का दौर चला है, लोकसभा चुनावों में जो 24 में होने जा रहे हैं, इसमें कौन अपना वर्चस्व लहराता है, ये तो विषय के गर्भ में है। पर अभी देखा जाए तो खासकर अगर सिनेरियो देखा जाए तो 2 सीटों पर, जैसे 2 बीजेपी की जीतने की संभावना है, तो 2 कांग्रेस की जीतने की संभावना अभी के समय में दिखाई दे रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है। एक इसकी रेलिवेंस की बात करें तो डलहौजी में हम सुभाष चौक जो है वहां पे है, और अभी मुझे पता चला कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो हमारे साथ एक और वरिष्ठ जर्नलिस्ट है। आप बता रहे थे कि सुभाष चंद्र जी का जो यहाँ बुत लगा, क्योंकि हम लोग बुत देखते रहे हैं लेकिन हिस्ट्री नहीं पता थी। क्या हिस्ट्री क्या है इसकी? हिस्ट्री ये है जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब बीमार हुए तो उनको डॉक्टरों ने बताया कि आप स्वास्थ्य लाभ के लिए डलहौजी ले जाएं, क्योंकि जब डलहौजी लॉर्ड डलहौजी के नाम पे ये बसाया हुआ है, तो लॉर्ड डलहौजी ने भी जब ये बसाया था तो यहाँ पे टीबी का सैनिटोरियम होता था। तो पहले टीबी का इलाज नहीं होता था, जितने भी बीमारियों का लाभ डॉक्टर एडवाइज करते थे कि हिल स्टेशनों पे जाए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो जब बीमार हुए तो उनको ये बोला गया कि आपने स्वास्थ्य लाभ के लिए डलहौजी जाएं। इसी चीज़ को देखते हुए उनके नाम पे ये सुभाष चौक रखा गया डलहौजी का। और वो सुबह जब सैर करने के लिए जाते थे, वहाँ पे गांधी चौक के पास एक सुभाष बावली है, तो वहाँ वो रोज़ पानी पिया करते थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र के नाम का बड़ा महत्व है, क्योंकि वो डलहौजी में है। इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर भी यहाँ पे आए हैं। सो बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल रेलिवेंस है। लोगों से बात कर लेते हैं, जो लोकल लोग हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। जो भी बोलना चाहे वो हाथ खड़ा कर सकते हैं अपना। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी से हमारे साथ चंबा के जो प्रभारी हैं सीमा चंदेल, वो भी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले आम लोगों के मुद्दे जान लेते हैं कि क्या हैं डलहौजी के मुद्दे, चंबा के मुद्दे। मेरा दोनों जो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने आज तक जब से हिमाचल बना आज तक राज किया है, तो जब 1948 में हिमाचल का गठन हुआ था तो जिला चंबा पूरे प्रदेश में सबसे अगड़ा जिला था। और आज 77 वर्ष के बाद जो है हिमाचल प्रदेश का एकमात्र पिछड़ा जिला बनकर के रह गया है, और पूरे हिंदुस्तान में चंद पिछड़े जिलों में जो शुमार हो गया। तो ये क्या कारण है, ये इनसे मेरा प्रश्न है। इसके साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल ये भी है कनेक्टिविटी। हम लोग हमेशा कनेक्टिविटी की बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि क्या कारण है। 15 साल से तो आप यहाँ पे रहे हैं, सबसे पिछड़ा इलाका जो है वो माना जाता है कांगड़ा को। हम चंबा की बात करेंगे
कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है बीजेपी के रेजाइम में पिछड़ा था, इससे पहले पिछड़ा था, पर बीजेपी के रेजाइम में हमारे जिला को एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया और उसके तहत हमें जो है हमारी सड़कें, स्वास्थ्य और एजुकेशन पे काम हुआ है और जिसका जो गवाह है वो सारी जनता है। सड़कों पे बैरियर नहीं थे, क्रैश बैरियर्स, तो पहले कितना टाइम तो यहाँ पे कांग्रेस का रिजाइम रहा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित करवाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और उससे हमें पैकेजेस आते हैं। और सड़कें अगर आप पहले के रिजाइम में देखें तो उन सड़कों में और आज की सड़कों में बहुत फर्क है। 15 सालों से सर यहाँ पर जो है लोकसभा में जो है वो बीजेपी के ही ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स जो हैं वो जीत रहे हैं। तो हम लोग जो है पिछले 15 सालों से अगर डिस्ट्रिक्ट चंबा को पिछड़े इलाके से निकाल ही नहीं पाए, एस्पिरेशनल का मतलब है सेल्फ, एस्पिरेशन का मतलब क्या है? अच्छा, सेल्फ करने वाला है ना जी। का प्रयास किया, उसके पहले कितनी राज्य और कितनी देश की कांग्रेस सरकारों ने इवन नाम बदलने का प्रयास किया। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। जवाब ले लेते हैं, आपके सवाल का ही जवाब ले रहे हैं। 1 सेकंड आपके पास वापस आते हैं। मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार अच्छी होती है, आपकी सरकार भी रही, 3 बार MP बने, लेकिन खास तौर पे डलहौजी की बात करें, चंबा की बात करें तो इतना टूरिस्ट जो है यहाँ पे आता नहीं है एज कम्पेयर टू मनाली या शिमला की बात करें। जो ग्रोथ होती है वो स्टेप वाइज ही होती है ना, एकदम में आप ये नहीं बोल सकते कि रातों 15 साल कम थे आपके लिए? 15 साल मैं यही बोल रही हूँ कि 15 साल में हमारी यही अचीवमेंट है कि 15 साल के पहले की सड़कें, हेल्थ और अगर एजुकेशन की आप चीज देखें, डलहौजी की अगर बात करें, अगर स्पेसिफिकली डलहौजी की, तो यहाँ पे कॉलेज खुला। पर यह है कि डबल इंजन की सरकार होने की हमारी बहुत उपलब्धियां हैं। देख के आगे बंद कर लें वो बात अलग है, उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, बट डलहौजी की जनता ने ये ग्रोथ देखी है। एक मुद्दा होता है हर बार बीच में कि डलहौजी का नाम बदल दो। बहुत मुश्किल से डलहौजी इंटरनेशनल मैप के ऊपर आया है और कोई भी बंदा, चाहे वो मिस्टर चड्डा हो जो कि बहुत यहाँ के बड़े वरिष्ठ जो है वो होटलियर हैं, वो या आम जनता किसी पूछ ली जाए, सिवाय बीजेपी के कोई नहीं जाता कि इसका नाम सुभाष नगर हो। सुभाष नगर एक जो है वो नाम है एक मोहल्ले का, ना कि डलहौजी का। जिस दिन ये डलहौजी सुभाष नगर बन गया, यहाँ पर एक मुद्दा है, आप नाम क्यों बदलना चाह रहे हैं? आप एक भी सरकारी नोटिफिकेशन दिखाइए या किसी भी एजेंडा दिखाइए जहाँ पे ये प्रस्ताव दिया गया है। ये इनकी एक बनावटी एक स्कोप ऑफ थिंकिंग है, आप है ना जी। तो कोई सुना अपने गांव से कि वो अभी कह रहे थे कि भैया नाम बदल दो, कोई एप्लीकेशन, कोई सरकारी नोटिफिकेशन भाजपा यहाँ पे नगर तो इन्नी एलर्जी क्यों इन्हां नूं दसो जिहड़ा हैगा डलहौजी क्यों जिहड़ा गुलाम रखा जिहड़ा हैगा। बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार यहाँ पे 98 से 2003 रही, 7 से 12 रही और विधायक रहे और फिर उसके बाद जैसे आप बोल रहे 3 बारी सांसद रहे। किसी की तरफ से कभी भी ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं दिया गया एक बार चंदिल? इसका मैं जवाब ये देना चाहूंगी कि डलहौजी के नाम का इतना इनको, मेरे बंधुओं को दुख लग रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो राष्ट्रवादी विचारधारा है ही नहीं, राष्ट्रवादी विचारधारा है ही नहीं। अगर अपने देश से, अपने लोगों के साथ ये जुड़े होंगे तो इतनी छोटी बात को ये उठाएंगे ही नहीं। मुद्दा सिर्फ ग्रोथ का है और ग्रोथ दिख रही है। देश हित की जो बात करेगा वही इंडिया पे राज करेगा, और क्या पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है, ठीक है। देश हित की बात कर रहे हो आप? इंदिरा गांधी जिन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, उन्होंने देश हित नहीं देखा था, देश हित की बात कर रहे हैं आज। ये जिला चंबा की जो बात करेगा ना, जो जिला चंबा की बात करेगा वो वोट पाएगा, और जिला की बात है, कांगड़ा की भी बात आज आप अच्छा, बीजेपी दावा कर रही है कि पिछले 15 साल में बहुत सारा विकास हुआ, क्या कहना चाहिए? भाजपा के प्रवक्ताओं ने पहली बात बोली कि यहाँ बहुत विकास हुआ, 15 साल से ये लोग पावर में, ये चीज ये मान रहे हैं। अब टूरिज्म डेवलपमेंट पे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि दिल पर हाथ रख के बताएं कि धर्मशाला, मनाली और शिमला के बराबर क्या डलहौजी आज है? दूसरी बात इन्होंने कनेक्टिविटी की करी। 15 साल में लोकसभा में क्या हवाई पट्टी की या रेलवेज की एक बार हुई है, बात हुई, और उस पर क्या रिजल्ट निकले? क्या डलहौजी पर्यटन स्थल को एयर स्ट्रिप की जरूरत नहीं है? वो होती है कनेक्टिविटी की बात। सड़क को इतना चौड़ा कर दिया 15 साल में या उतना कम कर दिया, वो ऑर्गेनिक ग्रोथ है सर, वो होनी है, वो समय के साथ हो जाएगी। जिस समय प्रदेश के अंदर 4 लेन 6 लेन्स ट्रेन को ले जाने की बात हो रही है, डलहौजी वाले हम लोग क्रैश बैरियर्स और डबल लेन पर से ही बहुत संतुष्ट है कि 15 साल में हमने बहुत कुछ कर लिया। तीसरी बात सर,
जिला पिछड़ा हुआ था, 15 साल में नाम बदल गया कि उसको एस्पिरेशनल हो गया। एस्पिरेशनल होने से एस्पिरेशनल के पैकेजेस कहां कहां लगे ये जवाब दे दें, और पिछड़े जिले के जो पैकेजेस आते रहे होंगे वो कहां कहां लगे, एमपी लैड कहां कहां लगा वो हमें बता दीजिए, हमें पता लग जाएगा कि हम लोग पिछड़े हुए क्यों हैं। चलो एक नारा था 400 पार, और समय के साथ लग रहा है कि उसमें थोड़ी कमी आई है, क्योंकि जिस तरह से पीएम की बयानबाजी हो रही है लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीटें कम हो सकती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई सीट कम नहीं होगी, किसी को किसी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। 14 में भी मोदी जी आए थे, 19 में भी आए हैं और 24 में भी आएंगे। ये हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। अब की बार 400 पार। और जो ये लोग दावा कर रहे हैं और जो लोग दावा कर रहे हैं कि डलहौजी का कुछ हुआ नहीं, वो 10 साल में मुझे भाई ये बता दे कि दिल्ली लंदन बन गया। जो केजरीवाल बोलता था दिल्ली लंदन बनेगा, बन गया। 12 से हूँ। चलो कांग्रेस से जवाब ले लो। कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखो सरासर झूठ बोल रहे हैं। इनको 1 मिनट इन्होंने बोला मेडिकल कॉलेज की बात की है इन्होंने, चड्डा साहब ने। मेडिकल कॉलेज का नाम पूछिए इनको क्या है। गुलाम नबी आजाद नेहरू उसका कॉलेज का नाम है, और वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। कांग्रेस कार्यकाल में हुआ। नेशनल हाईवे जो है ये चक्की से लेके बरमौर में मनमोहन सिंह सरकार में पास हुआ है। बहुत सी पॉलिसी है, सब कोई पॉलिसी नाम चेंज कर। मोदी जी जब चंबा आए थे ना पिछली बार, तो उन्होंने बोला चंबा रेल आएगी, रेल। चंबा में उनका भाषण आप निकाल के देख लो। चंबा उन्होंने 2014 में बोला था रेल पहुंचाएंगे हम, 24 आ गया। रेल क्यों नहीं आई मैडम? सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी वालों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने बीजेपी को क्रेडिट दिया कि सड़कें बनी हैं। मैं अपने यहाँ खड़े बंधुओं से बोलूंगी कि चंबा जो है वो बहुत सालों से हमारा पिछड़ा हुआ जिला है। यही के लोग जब किसी बारात में जाते थे ना, तो एक होल्ड ऑल पैक करके जाते थे और एक दिन में एक ही बारात अटेंड कर पाते थे। आज की डेट में एक दिन में ये लोग 4 शादी अटेंड करते हैं, क्योंकि सड़क जो है वो गांव-गांव पहुंची हुई है। यहाँ पे ग्रोथ नहीं दिख रही। और भाई साहब जो बनीखेत से ट्रेवल करके आए, आपकी जब भाई साहब जब आपकी बारी आएगी, ये बेसिक चीजें हैं जिससे ग्रोथ दिखती है। गांव-गांव जुड़ने लगा है, पर एक दिन में कुछ नहीं हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। और मोदी जी पूरे देश का ध्यान रख रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि वो लोग पंजाब से आए हैं, और यहाँ तक मुझे पता है कि पंजाब के लोग जो हैं, तमाम जो टूरिस्ट होंगे सबसे ज्यादा गिनती पंजाब के बहुत सारे लोगों का सेकंड होम डलहौजी है। चाहे अमृतसर की बात करें, किसी की बात करें, तो क्या इतराज क्या है टूरिस्ट से? टूरिस्ट से इतराज नहीं, हम ये पूछ रहे हैं पंजाब में कितनी सीटें जीत रहे हैं। एक भी सीट नहीं, इनको घुसने नहीं दिया जा रहा। बीजेपी वालों को मार के भगा रहे हैं वहां से। हरियाणा में भी यही हाल है इनका। कोई काम तो है ही नहीं मोदी जी का। 10 साल काम किया हो तो वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इस तरह की गुंडागर्दी हिमाचल में नहीं चलती है, ना दादागिरी चलती है। सर मैं पंजाब तो एग्जीक्यूटिव अफसर हाँ, मैं बीआरएस ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਏਸੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। हिमाचल की गल सुन लो, मैं पोलीटिकल की गल नहीं कर रहा, हिमाचल की गल कर रहा सर। मैं कि हिमाचल का वेखो, मैं उत्ते आ रहा हुण पंजाब च लो, चिट्टे का बोलबाला इन्ना है, इत्थे कुछ नहीं ऐसी समस्या हैगी। लॉ एंड ऑर्डर दी उत्थे रात नूं निकलदियां 7 बजे। अच्छा, मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब उनको देना चाहिए। ये 1 मिनट, ये कह रहे हैं कि हिमाचल नेबरिंग स्टेट है, हिमाचल में ड्रग्स नहीं है, लेकिन पंजाब में ड्रग्स क्यों? आपकी सरकार है वहां पे। एक बहुत अहम मुद्दा जो उन्होंने उठाया है, शायद मुझे नहीं लगता कि अभी हिमाचल भी अनछुआ है उससे, वो है नशे का मुद्दा। तो उनका सवाल ये था, उनका कहना था कि पंजाब में नशा जो है वो रग रग में फैल चुका है, लेकिन हिमाचल प्रदेश अभी भी बचा हुआ है। क्या ऐसा है? मैम ऐसा है कि क्योंकि नेबरिंग स्टेट है, तो हिमाचल में भी नशा जो है वो अब काफी अपने पैर पसार चुका है। लेकिन हमारी यहाँ पर जो पुलिस है वो काफी एफिशिएंटली काम कर रही है। रही बात पंजाब की, तो ये बात पूरा पंजाब जानता है। अब ये मानना चाहे ना मानना चाहे वो बात अलग है कि अकालियों के समय पर नशे ने अपने पैर पसारे थे पंजाब के अंदर,
और वो ये राक्षस इतना ज्यादा अपने पैर पसार चुका है कि हम लोग इसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार है। और सीएम भगवंत मान ने 15 अगस्त 2024 तक का डेडलाइन दिया है कि उसके बाद पंजाब का नंबर जो है वो टॉप के रैंक्स में नहीं आएगा नशे के मामले में। वो कह रहे हैं कि 15 अगस्त तक का समय जो है पंजाब के सीएम ने दिया है कि उसके बाद कभी भी नशे का जब जिक्र आएगा तो पंजाब का नाम जो है, और अगर 15 टॉप अगस्त तक नंबर्स नहीं में हुआ आएगा। फिर किसको पकड़े और अगर हो जाता है सर, फिर ये तो एक फ्लोटिंग क्वेश्चन है ना जी। 15 अगस्त के बाद अगर ये सवाल मुझ पे आता है तो मैं इसका जवाब दे पाऊँ। चलो ठीक है, हमें भी इंतजार रहेगा। अच्छा, अब विजन की बात करते हैं। कांग्रेस की क्या विजन है हिमाचल को लेके, चंबा को लेके, डलहौजी को लेके? अनंत शर्मा जी से बात की है हमने। यहाँ के पे हवाई पट्टी के लिए हमारे पास सर जगह नहीं है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ एक चौड़ा डैम में पानी का है, वहाँ पे अगर प्लेन हमारा दूसरा सवारी जहाज जो पानी में उतर सके उसके लिए हमने उनसे बात की है। और एक बैरास्यूल में प्रोजेक्ट है सर हाइड्रो इलेक्ट्रिक, उससे काफ़ी बेरोजगारी मतलब कि यहाँ की हम कम कर सकते हैं। और सर एक रोप वे की बात करिए, जैसे कि जानते हैं आप अनंत शर्मा जी हमारे G20 में भी रहे हैं, उनकी पहुंच इंटरनेशनल लेवल तक है। वो उनसे हम बात करेंगे। उनसे हमने रोप वे की बात की है कि अगर बाहर की कंपनियां यहाँ अगर काम कर सके तो यहाँ टूरिज्म को और भी फायदा हो सकता है, हमारे काफी रोजगार मिल सकता है। बीजेपी की विजन पूछते हैं कि बीजेपी के क्या प्लान है हिमाचल को लेकर? बीजेपी का विजन क्या है वो भी बताइएगा, लेकिन सबसे पहले ये बता दीजिए 2014 में कहा था रेलवे आएगी, अभी तक क्यों नहीं आई है, उसका एक रीजन बता। मेरे ख्याल हम या आप किसी ने सुना था कि ऐसा 2014 में कोई ऐलान हुआ था कि चंबा में रेल आएगी? हमने ऐसा सुना नहीं। इनकी आदत है, मजबूर हैं ये लोग। कह रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टो में इसका जिक्र दिखाइए, मैनिफेस्टो दिखाइए, इंटरनेट पे सब उपलब्ध है, इंटरनेट पे सब उपलब्ध है। मैं वही देख रहा हूँ 2014 का। मुझे बोला काम दूंगा। आपको किसी को याद है क्या? आम जनता को याद है किसी को क्या मोदी जी ने ऐसा कुछ बोला था कि रेल आएगी? मेरे को तो याद नहीं है। फिर भी जो कनेक्टिविटी का मुद्दा था मैम, हिमाचल में आज पूरा देश जानता है अटल टनल, उसके ऊपर जो 4 लेन हाईवे बना है वो एक टॉप की गिनतियों में गिनता है। इनको मालूम नहीं होगा 2011 के अंदर रविंद्र रवि जी नेशनल हाईवे मंत्री थे और केंद्र में फाइल गई थी और बरमौर टू पठानकोट नेशनल हाईवे 154 डिक्लेयर किया गया था। उसके अलावा 4 लेनिंग का काम चल रहा है पठानकोट टू मंडी। अटल टनल लाखों लोग देखने जाते हैं। तो ये चीजें जो कनेक्टिविटी है और उसके अलावा ये चीजें जो है ये उपलब्धियां सेंटर की हैं। एक सिर्फ कनेक्टिविटी, बाकी तो वंदे भारत भी कनेक्टिविटी है। शायद इनको लगता है। विजन ले लेते हैं, विजन क्या है? विजन का मैम, क्योंकि पहले तो मैं 2 बात पे बोलना चाहूंगी कि भाई साहब ने ये कहा कि अनंत शर्मा जो कि यहाँ के एमपी कैंडिडेट है उनकी इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच है। इंटरनेशनल लेवल तो आप छोड़िए कि 1500 रुपए का जो वायदा कर सके थे वो स्टेट गवर्नमेंट से तो हमें दिला नहीं सके कि हर महिला को देंगे। 1500 रुपए का वायदा जो किया था कि हमें देंगे महिलाओं को, कि पहली कैबिनेट में देंगे, और वो आज तक तो हमें मिला नहीं। दूसरी बात जवाब लेंगे। दूसरी बात, अपने भाई साहब का, विजय भाई साहब का पूरा मान सम्मान करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि इन्होंने पहले बोला कि यहाँ एयर स्ट्रिप की जगह ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी का खुद ही विजन नहीं है। डलहौजी में इतनी जगह यहाँ खुली हैं, अगर ये भाई साहब खुद ही नहीं विजन रखते कि यहाँ एयर स्ट्रिप की जगह ही नहीं है, कि सिर्फ पानी पे चॉपर लैंड होगा, इतनी पहाड़ियां यहाँ पे पड़ी हैं। आप मांग रखिए, क्योंकि जहां तक रेलवे की बात हुई वो हमारे पास कोई रिटर्न नहीं है। किसी ने कहा कि रेलवे की मांग होगी, पर अब ये मांग उठने लगी है कि डलहौजी की कनेक्टिविटी हो। हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, और जब इतने पहाड़ यहाँ पे खाली पड़े हैं तो आप विजन तो रखिए। आप रेलवे ट्रैक मांग रहे हैं, मांगिए, पर तरीके से मांगिए, प्लानिंग के साथ मांगिए। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि आपको लैंड करने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो लैंड करने के लिए जगह सफिशिएंट है। कितने हिल टॉप्स हैं जो खाली दिखाई दे रहे हैं, पर एक विजन रखिए। और दूसरी बात, यहाँ पे जो पोटेंशियल है, कहाँ से फैक्ट्री मेरे को बता लगाई यहाँ पे? बीजेपी ने सिर्फ उद्घाटन किए हैं। अटल टनल की नींव सोनिया गांधी ने रखी थी। अटल टनल की वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नींव तो हमने रखी थी ना, आपने इसको पूरा अगर नींव रखी थी तो फिर ऐसा क्या हुआ? बनाने की क्षमता क्यों नहीं रखी? और दूसरी बात, डलहौजी हमारे चंबा जिला में पोटेंशियल है हाइड्रो पावर का। हमारी केंद्र सरकार ने उस पोटेंशियल को पहचानते हुए 270 मिलियन के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है, जिसको हम लुक फॉरवर्ड करते हैं कि वो अगले टेन्योर में पूरे होंगे। ठीक है, अभी 2 सवाल हैं जो इन्होंने आपसे पूछे हैं, हम लोग सबसे पूछ लेते हैं। पंजाब में जो महिलाएं हैं वो 1000 रुपए के लिए तरस रही हैं, कह रही कब आएंगी। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, वो कह रहे हैं 1500 रुपए कब दोगे? सर 1500 रुपया देना शुरू कर दिया था सर। 1500 रुपया देना शुरू कर दिया सर। हमारे
जो फार्म भरना शुरू हुए, जैसे ही फार्म भरना शुरू हुए, ये आदरणीय जो हमारे एक्स सीएम है जयराम ठाकुर जी, वो अपनी पूरी मंडली को लेके गई ईडी के पास। कहता अगर अभी 1500 दे दिए तो ये तो एक इलेक्शन का वो झांसा हो गया, तो अब इसको बंद किया जाए क्योंकि आचार संहिता लागू की जाएगी। ठीक है जी, तो बंद किसने करवाया? इलेक्शन के बाद पैसे मिलेंगे सर 110% मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? बाकी सर मेरी एक छोटी सी बात है। शुरू में हमारे बड़े भाई जी ने एक छोटी सी बात बोली कि जो नेता हमारे से गए, सर एक मेरी बात सुनिए, हमारे जो नेता यहाँ से गए सर, जो आपने सर 90% इस टाइम जो बीजेपी है ना जी, वो इस टाइम जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो तो कांग्रेस से निकले हुए हैं। वह भाजपा नहीं, भांगरस है वो। अच्छा बताइए वो कह रहे हैं कि जितना कांग्रेस का गन था वो बीजेपी ने ले लिया। बोल रहे भाजपा नहीं रही है, इसको कांग्रेस ही हो गया है। जो अपना कुनबा ही नहीं संभाल सकते, वो दुखी होके, जो लोग करप्ट थे, देखिए वो अपना कुनबा ही नहीं संभाल सकते। क्यों? क्योंकि जैसे मेरे मदर यहाँ की पूर्व विधायक रही है, मैंने तो टिकट नहीं अप्लाई की, उन्होंने जब रिटायर किया, वहां पे क्या हुआ कि जो सीनियर लीडरशिप थी, जो छोड़ के जा रहे हैं, उनको रिपोर्ट करना पड़ता था, ये फलाने मंत्री का बेटा अब आपका बॉस है, ये फलाने विधायक का बेटा फलाने सांसद का। तो परिवार वाली पार्टी है, लोग दुखी होकर जा रहे हैं। और आप सर वो तो छोटा सा मेरे आदत ही बड़े भाई, इसके एक छोटी सी जवाब है सर। ये जो हमारे जो सचिन तेंदुलकर जो बीसीसीआई का इस टाइम जो जनरल सेक्रेटरी होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू प्रतिभा के हिसाब से, उसको बेचारे को आउट किया गया। और कौन बने? जय शाह जी, जिनको क्रिकेट खेलना भी नहीं आता। दूसरी नंबर बात सर, जो सौरव गांगुली जी थे, जो बीसीसीआई के ऑलरेडी जनरल सेक्रेटरी थे, उनको जब बंगाल के इलेक्शन हुए इतना फोर्स किया गया, ये सारी दुनिया जानती है कि भैया बीजेपी ज्वाइन करो, उस बेचारे को हार्ट अटैक आ गया इस चक्कर में, है ना जी। और क्या हुआ? और इंडिया ब्लॉक के सीनियर लीडर बीसीसीआई और आईसीआईसी के चेयरमैन रहे शरद पवार जी, उनको कितनी बल्लेबाजी आती थी। आपने कहा बीजेपी का कांग्रेस ही गन हुआ, इन्होंने कहा कि कुनबा जो है वो नहीं संभाल पाए, लेकिन बीजेपी ने जो इनके एमएलए आए हुए थे उनको टिकट दे रहे थे, अपने आप के जो है वो नाराज होके चले गए। हमारा कोई नाराज नहीं है इस पार्टी में। आपने सुना कभी रिवोल्ट हुआ? आपके लीडर्स को रोते हुए देखा है जनाब, स्पीच देते हुए देखा है। बीजेपी का बड़प्पन है मैम, ये बीजेपी का बड़प्पन है। हम तो किसी को बुरा नहीं बोलते, पर ये दुख है कि इस मंच से जो इनके बंधु छोड़ के चले गए, उनके लिए इतने डेरोगेटरी वर्ड्स हो रहे हैं कि उनको इन्होंने गंद जैसे शब्द यूज किया। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पितृ स्वरूप हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो देश को अपने बच्चों की तरह मानते हैं, और ठीक है एक परिवार से नाराज होकर आ गया, उनका दिल से स्वागत है, पर हम कभी ऐसे डेरोगेटरी वर्ड्स नहीं बोलते। मुझे अफसोस है कि उन बंधुओं के लिए उन्होंने ऐसे डेरोगेटरी वर्ड्स यूज किए। बीजेपी से पूछने के लिए, एक तो सबसे बड़ी बात की बीजेपी धर्म पे राजनीति कर रही है, और धर्म के नाम पे अगर देश को बांटा जाएगा तो देश फिर से गुलाम हो जाएगा। राम मंदिर यहाँ पे मुद्दा है क्या? डलहौसी में इनसे पूछिए, यहाँ पर एक टॉयलेट तक नहीं। अगर यहाँ से बाहर से गेस्ट आते हैं ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों से पूछिए, हमें पार्टी वालों से क्या लेना देना। अगर बाहर से कोई टूरिस्ट हमें लोकल को पूछते हैं कि यहाँ पर भैया हमने टॉयलेट जाना है, तो आप ले लेते हैं। राम मंदिर मुद्दा है क्या? सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेरोजगारी इतनी हो गई है, महंगाई इतनी हो गई है, अग्निवीर जो ला रहे हैं वो देश के लिए बहुत खतरनाक चीज है। जो गांव से बच्चे आते हैं बेचारे, कैसे पढ़ते हैं, कैसे 20-20 किलोमीटर पैदल चल के आते हैं, वो उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो पेंशन खत्म कर दी है। ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी बात नहीं करते पीएम। मंदिर की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, मछली की बात करते हैं, लेकिन महंगाई की बात नहीं करते। महंगाई अगर बढ़ी है तो हमारी इनकम भी बढ़ी है, और जितना मोदी जी के नेतृत्व में कंट्रोल में रहा है, आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में प्रेस की गई थी। $3.7 ट्रिलियन से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बना था। और अमृत काल के अंदर लास्ट 25 साल जो रखे गए हैं, इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा, ऐसा जो विजन है और जो स्ट्रांग लीडरशिप है, ये नरेंद्र भाई मोदी के पास। बीजेपी का कहना है कि महंगाई बढ़ी है और इनकम भी बढ़ी है। कितने लोग सहमत हैं इससे? वो कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है तो इनकम लोगों की बढ़ी है। क्या लगता है आपको? नहीं, नोटबंदी, जीएसटी गलत तरीके से, और उसके बाद कोविड वैक्सीन जो लगाई वो भी नकली लगाई हुई है, लोगों को नकली वैक्सीन लगाई। और वो ये कह रहे हैं, इलेक्ट्रल इस बात पे बताएं कि वो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला है ना, उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? पहले महंगाई की बात कर ले, इलेक्ट्रल बॉन्ड की करेंगे। वो कह रहे हैं कि लोगों की इनकम भी बढ़ गई है, ये बताएं। आपका सवाल था। कोई इनकम नहीं बढ़ी है, बेरोजगारी इतनी हो गई है, बच्चे खजल हो रहे हैं,
PhD करके बच्चे खजल हो रहे हैं, कोई मतलब इनकम नहीं बढ़ी है। एक मिनट, वो कह रहे जीजा जी के घोटाले हैं, 10 साल से सरकार है, उनको क्यों नहीं अंदर दिया जीजा जी को, क्यों नहीं अंदर दिया? देखिए भाई साहब, आप 10 साल की सरकार का 70 साल से मुकाबला नहीं कर सकते। 10 साल में जो ग्रोथ दिखी है, इंडिया की इकोनॉमी आप देखिए, 2014 में हम 10वीं इकोनॉमी थे, हम 10 साल में 5वीं इकोनॉमी आ गए, और नेशनल हाईवेज का जाल बिछ गया, और महिलाओं के लिए जो किया गया उसके लिए तो हम आंख बंद करके मोदी जी को वोट देंगे। 14 करोड़ मैं बता रही हूँ, एक महिला होने के नाते बता रही हूँ। एक चीज बताएं, आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, सिलेंडर तो बहुत महंगा हो गया। नंबर 2, अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो 80 करोड़ लोगों को राशन को फ्री दे रहे हैं। क्या वजह क्या है फिर? पर कैपिटा इनकम क्यों कम है इंडिया की? देखो सर, किसी भी इकोनॉमी का चलाने का बेसिक फंडामेंटल क्या है? टू हैव कैश इन हैंड। जब तक आप ये जो फ्रीबीज नहीं देंगे, आपकी मार्केट्स के अंदर कैश विल नॉट फ्लो, चाहे अमेरिका है चाहे इंडिया। एनीवे एनी सक्सेसफुल मोदी जी जो कहते हैं कि फ्री बीज सही ही नहीं है, तभी तो वो आपकी सरकार को गाली निकालते हैं कि भैया फ्री बिजली दे दी। मुझे लगता है आपसे सवाल लेना चाहिए। मैं आपसे छोटी सी यहाँ पे लोग आए हैं, महिलाओं के लिए कह रहे हैं कुछ किया है। 60,000 2014 से पहले 60 करोड़ जो थे, सर मैं तथ्य की बात कर रहा हूँ, 60 करोड़ गरीब थे, ठीक है जी, इस देश में अकॉर्डिंग टू द सेंसस। और जब हमारे अभी की जो बीजेपी की कहना है कि 80 करोड़ परिवारों को, गरीब लोगों को इन्होंने राशन दिया है, तो 60 करोड़ से 80 करोड़ कैसे हो गए? 20 करोड़ और गरीब बना दिए इन्होंने, इनकम कहाँ बढ़ा दी? हमने पूछा भी था, उन्होंने कहा था अभी सेंसस होने बाकी है और भी गिनती जो है बढ़ सकती है। आप सुनिए एक बात ना, जो हम सब लोगों को यहाँ पे अभी पिछले 6-7 महीनों में टच की, ये जो दोनों इस साइड के हैं ना, इनकी सरकार थी पंजाब में, जिला चंबा, अब कह रहे हैं ना जिला चंबा की बात करूं, जिला चंबा का पूरे देश से जो संबंध था टूट गया था। कहां से टूटा था? दुनेरा कहां है? पंजाब में। पंजाब में किसकी सरकार है? आपकी सरकार है और इनकी है। और कोई मरीज, कोई भी आदमी 4 दिन, अगर 6 दिन दुनेरा का अंदर कोई आपका नहीं आया, कोई वहां का MLA नहीं आया, कोई मंत्री नहीं आया, और जिला चंबा का संपर्क पूरे देश से टूट गया था। कई लोग एम्बुलेंस में फंस गए, कई लोग कुछ गए। रीजन क्या था? मैम ये जब रेंज हुई तो दुनेरा का जब आप आते हैं ना, हाईवे जो पंजाब में रुट गया था, और इनका कोई आदमी नहीं आया, कांग्रेस और आपका कोई आदमी नहीं आया। फ्रीबीज की बात जगदीप जी कर रहे थे, आम आदमी पार्टी से इसका जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस इस पे कह रही है कि 80 करोड़ जो है, क्यों अभी भी लोगों को जो हैं गरीब हैं, जिनको खाना देना पड़ रहा है, फ्री सेवाएं, उसको आप प्रमोट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा गारंटी आपकी तरफ से दी जा रही। मैम होता क्या है, इस चीज को घुमा के पेश किया जाता है। यूरोप में हम जाते हैं या किसी भी डेवलप्ड मुल्क में हम जाते हैं तो इसे सोशल सिक्योरिटी बोला जाता है। हमारे ही लोग जब वहां जाते हैं तो बहुत अच्छे से इन फेवर्स को लेते हैं, लेकिन यहां पर जब इन चीजों की बात आती है तो उसे फ्रीबीज का नाम दे दिया जाता है, और फ्रीबीज देने के बाद भी दिल्ली की गवर्नमेंट सरप्लस चलती है। हम इतने फ्रीबीज 2.5 करोड़ लोगों को दे रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट सरप्लस कैसे चलती है? क्योंकि हम करप्शन नहीं करते। उससे पहले इन्होंने बात करी थी 1500 रुपए की। अब मैं कहता हूं 1500 हमारी 10वीं गारंटी थी जो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। 15 लाख आ गए कि नहीं आए? 2 करोड़ रोजगार मिल गए कि नहीं मिले? किसी को मिले हो तो बता दो, क्योंकि ये जुमले फेंकना बहुत आसान है। हमने 10 में से 9 पूरी की हैं और हम इस बात को बहुत दम से बोल सकते हैं। रही बात महिला सुरक्षा की, तो प्रज्वल रेवन्ना का केस तो अभी ताजा ही है। एक MP महिला सुरक्षा की बात मत ही कीजिए, स्वाति मालीवाल वाला जो मामला है वो अभी सरगर्म है। मैम स्वाति मालीवाल का मामला और प्रज्वल रेवन्ना का मामला को, इसको आप मैच नहीं कर सकते ना। वो दुबई भाग गया और कितना भयावह कांड करके भागा है वो। और एक सीएम के घर पे राज्यसभा की MP उसकी पिटाई हो जाए, आप बोलते मामला लेट इट बी प्रूवन। जैसे अरविंद जी को उठाकर जेल में फेंक दिया है, डजंट प्रूव्स ही इज गिल्टी। मतलब आपकी MP है, उसकी पिटाई होती है सीएम रेजिडेंस, उसकी पिटाई हो गई, क्या ये प्रूव हो गया? लेट द कोर्ट। जो पंजाब में मंत्री अंदर दे दिए, जो कांग्रेस के आपके सहयोगी है, उनको अंदर दे दिया, वो प्रूव हो गया। लेट द कोर्ट्स डिसाइड कि वो गिल्टी है या नहीं। लेकिन व्हाई डिड प्रज्वल रेवन्ना माइग्रेट? ये जवाब दे दें। जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात रही, मैंने यही कहा कि वो बड़े भाई समान है देश की हर महिला के लिए। एक सिलेंडर के पीछे मैं ये नहीं भूल सकती कि 14 करोड़ बहनों को 70 साल कांग्रेस पार्टी ने ये चिंता नहीं की कि महिलाएं सुबह 4 बजे उठा के शौचालय के लिए जाती थी।
बीजेपी इतनी संवेदनशील पार्टी है, बहनों के हित के लिए इतनी भावना से सोचती है कि 14 करोड़ बहनों के लिए उन्होंने जो शौचालय बनाए और उनका नाम दिया इज्जत घर। ये होती है चिंतन और मनन की बात जो मोदी जी अपने देश की बहनों के लिए रखते। 10 करोड़ बहनों को, उनको ये था कि बहनों की सेंसिटिविटी का लेवल देखिए कि बहनों के लिए सोचते क्या है। उन्होंने उज्ज्वला योजना, बहनों को धुएं से प्रॉब्लम होती है, 72% जो घर हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में बहनों को दिए। एक सवाल उठा रहे हैं शौचालय पे सर, एक हमारे बीजेपी पार्टी की तरफ से ना जी एक बड़ा स्टेटमेंट आई थी प्रधानमंत्री की, 3.5 लाख शौचालय जो है वो एक हफ्ते में बने। तो पर डे कितने शौचालय बने सर, और वो पूरे हो गए कैसे? मेरी तो समझ से 12 सर मिट्टी के शौचालय बनाए थे या असली शौचालय बनाए? जवाब लो। देखिए आप यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ ये एक ऑथेंटिक डिप्लोमेट न्यूज़पेपर का जो है तथ्य वो आए हैं, ठीक है। जनता कह रहे हैं कि लेडीज के लिए शौचालय बनाए हैं, अभी शौचालय ही जाना बस लेडीज ने, और कहीं नहीं जाना। कहाँ पे सेफ है लेडीज? कह रहे थे कि कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? गलियों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ पे सुरक्षित है? तो आप सुरक्षा की बात करेंगे, इधर आइए जरा। जो सुरक्षा का मुद्दा है वो तो लोकल गवर्नमेंट का होता है, आपको क्या लगता है यहाँ जो महिलाएं क्यों सुरक्षित महसूस नहीं? कि ऐसी कोई बात नहीं कर रही मैं, ऑल ओवर इंडिया की तरफ से मतलब अपनी राय दे रही हूँ मैं, हर कोई अपनी राय दे सकता है। तो ये बोल रही हूँ मैं कि इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ वो माँ बाप ने कर लेना है, पढ़ा भी देना माँ बाप ने, सुरक्षित कहाँ है? कैसे भेजे बाहर? सेफ्टी है बेटियों की? ये बताओ। इसके लिए तो फिर सभी रिस्पॉन्सिबल हुए ना। मैं इनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि पिछले 15 महीने में सिक्योरिटी ऑफ विमेन इन हिमाचल हैज गॉन डाउन। अच्छा, कुछ और कॉमन लोग जो हैं उनके सवाल है, क्या कहना चाहते हैं? इसमें ये यहाँ नेशनल इश्यूज के ऊपर बात हो रही होनी चाहिए, लेकिन मुद्दा जो है जिला चंबा का होना चाहिए, क्योंकि सबसे अगड़ा जिला था, सबसे पिछड़ा हो गया। जब उसको नाम भी बेशक बदल दो, एस्पिरेशनल जिला है तो पिछड़ा ही। तो उसमें हम ये मांग करते हैं दोनों पार्टियों से कि वो कमिट करें कि जिला चंबा के लिए विशेष विकास पैकेज दिया जाए, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र, यूनिवर्सिटी, हवाई पट्टी, रेलवे और सीमेंट फैक्ट्री, ये 5 हमारी डिमांड्स हैं, जिससे ये सारा बेरोजगारी भी खत्म होगी, अशिक्षा भी खत्म होगी और हमारा जिला तभी इसमें विकास की दौड़ में आगे निकल पाएगा। नहीं तो 1 किलोमीटर हम चलते हैं 10 किलोमीटर। समय बहुत कम है। ये कह रहे हैं कि जो 5 मुद्दे उठाए हैं उस पर आपकी सरकार अगर बनती है तो आप क्या करेंगे? उस पर हम काम कर रहे हैं और अनंत शर्मा जी हमें इस बात की गारंटी देंगे और जो जीत भी रहे हैं और जीत के वो डलहौजी और डिस्ट्रिक्ट चंबा का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे और हर जो कमिटमेंट करी है वो पूरी तरह से करेंगे। हिमाचल के लोग, जो आम लोग हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से 9 MLAs जो है उन्होंने सरकार छोड़ी, जिनकी सब 3 तो चलो वो तो आपके स्पीकर की मेहरबानी की नहीं हुई, 9 जो MLAs है उन्होंने रातों रात सरकार जो है उसका सपोर्ट जो वापस ले लिया। हिमाचल के लोग इसको कैसे देख रहे हैं? अच्छी बात नहीं है ये, मतलब एक बार जीत जाने के बाद जो है वो किसी भी, चाहे कांग्रेस से तो नहीं है? नहीं, मैं आम आदमी हूँ, मतलब आम आदमी पार्टी से नहीं हूँ मैं, असली आम आदमी। हाँ जी, असली आम आदमी। जब हम यहाँ पे आ रहे थे बहुत सारे लोगों ने हमें, कुछ कैमरा के आगे नहीं बोलते हैं, कुछ लोगों ने बताया कि 40 साल से यहाँ पे एक मुद्दा उठ रहा है, वो है फैक्ट्री लगाने का। वो कोई भी सीमेंट फैक्ट्री, क्या कारण है कि हर बार सभी क्यों, किसने दिया है झुंझुनू? एक बार इनसे भी जान लें। शांता कुमार जी ने दी, ठीक है। क्या कारण है? सीमेंट फैक्ट्री क्यों नहीं आ रही? कह रहे 40 साल से ये प्रोजेक्ट वैसे का वैसे लटका हुआ है। सबसे ज्यादा प्रयास इसके लिए 2000 चंद्र कुमार सांसद जी ने भी बहुत प्रयास किया, कांग्रेस पार्टी के सांसद थे। वहां पे जो टेक्निकल प्रॉब्लम है कि इन दी सर्वे ऑल दी स्टोन, जो उसका लाइमस्टोन मोटर इज यूज्ड टू मेक सीमेंट, उसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिल रही है। फॉर दैट रीजन, बट प्रयास तो करा कि भाई यहाँ पे भी कुछ खुले, कुछ उद्योग आए। इन्होंने क्या प्रयास किया? टूरिज्म के लिए प्रयास करना चाहिए था। आशीष जी, आप भी निर्देशक रहे हैं, जब धूमल जी मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चमेरा लेक को यहाँ पे की, आज लाखों लोग जाते हैं। उसके अलावा जो ये 9 MLA की बात अभी ये बता रहे थे, आपने उनका एक चीज नहीं देखा कि उन्होंने 5 साल विधायक के जो फैसिलिटीज मिलनी थी उसको छोड़ के अपनी जनता के लिए दोबारा चुनाव में जाने के लिए आगे आए। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि विजन जो है उनसे भी पूछा, 5 सवाल जो हैं उन्होंने खड़े किए, उस पे आपका क्या विजन है? और दूसरा, क्या कारण है कि आपने अपना कैंडिडेट बदल दिया जब सबसे ज्यादा मार्जिन से हिमाचल में वो जीते हैं? कृष्ण कपूर जी को क्यों बदला गया? पार्टी में बहुत से दायित्व होते हैं और डेफिनेटली, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां एक से बढ़ के एक जो है कैंडिडेट्स हैं और
उनको किसी और दायित्व के लिए सोच रहे हैं, इसलिए जो है हमने अपने कैंडिडेट को बदला और जो है वो भी इक्वली कॉम्पिटेंट हैं और भाई साहब भी इक्वली कॉम्पिटेंट थे। विजन जो 5 मुद्दे उन्होंने उठाए। मैम और एक और चीज इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि डलहौजी में बहुत सुर्खियों में नाम चला था कि श्रीमती आशा कुमारी जी को लोकसभा का टिकट दिया है। ये कारण बताएं कि इनकी पार्टी ने क्यों नहीं दिया? क्या पता यहाँ से भी सांसद के लिए कोई खड़ा हो सकता है? श्रीमती आशा कुमारी जी ने जिस दिन पहले दिन सर श्रीमती आशा कुमारी जी ने पहले दिन जिस दिन हमारी ब्लॉक की हमारी ब्लॉक की मीटिंग हुई सर लचौड़ी में, फर्स्ट मीटिंग ऑफ दिस सेशन विच वाज हेल्ड एट लचौड़ी गेस्ट हाउस, वहीं पे श्रीमती आशा कुमारी जी ने, शायद यहाँ के जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं उन सबके पास उसका वीडियो भी होगा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर अगर मुझे हाईकमान बोलेगा तो मैं हाईकमान की वो अनदेखी नहीं करूंगी। अच्छा मुद्दा दूसरी बात सर, वो जो है वो एमएलए कैंडिडेट हैं, हमारा शुरू से यहाँ पर चंद्र कुमार जी और अन्य कैंडिडेट रहे हैं। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है सर, हर पार्टी की अपनी होती है, जो ये कह रहे हैं कि हमारा कृष्ण कपूर जी के अलग दायित्व दिया गया, असलियत ये है बीजेपी की कि जो भी बंदा एक प्रधानता लेके आता, शायद आपको ये पता होगा नेशनल चैनल में मैं बोल रहा हूँ, 4.5 लाख वोट से जो कृष्ण कपूर जी हैं वो जीते थे, जो कि पीएम मोदी के वोटों से भी ज्यादा थे। ठीक है जी, बस ये प्रधानता नहीं बर्दाश्त कर सकते किसी की, डिक्टेटरशिप है सर। ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता होता है और पार्टी से ज्यादा कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि किसका रोल कहाँ फिट है। और जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वो बहुत गरिमा के साथ अपने पार्टी के अपने ऑर्डर्स को मानते हैं और जहां काम मिलता है वहां करते हैं। हमारी अपनी पार्टी में तो किसी को अफसोस नहीं है, अगर इन बंधुजनों को होगा तो मुझे इनकी सोच पे अफसोस है। नितिका, कुछ बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, वो आज की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, इनसे बात करें। जो ये पॉलिटिक्स हो रही है, एक दूसरे पे वार पलटवार का सिलसिला जारी है। हालांकि आप अभी बहुत छोटे हो, लेकिन डलहौजी को आपने भी बदलते हुए देखा होगा, तस्वीर बदलती हुई देखी होगी। क्या कहना चाहते हैं आज की राजनीति को लेकर, डलहौजी को लेकर? हाँ जी, बहुत सारे चेंजेस आए हैं डलहौजी में, एजुकेशन में और बाकी सब चीजें में भी बहुत आए हैं चेंजेस। सब विकास हुआ है यहाँ पर? हाँ जी, बहुत ज्यादा, पहले से बहुत ज्यादा। कि जब भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव आते हैं, अभी हिमाचल प्रदेश में जब पहले चुनाव थे, आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में एंट्री की। उन्होंने लोगों को ये आश्वासन दिया कि हिमाचल की बिजली हिमाचल वालों को फ्री दी जाएगी, हिमाचल का पानी हिमाचल के लोगों को फ्री दिया जाएगा। पूर्व में जयराम ठाकुर की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने हिमाचल के लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री में दे दी। आज डिपार्टमेंट के हाल इतने हो चुके हैं कि ट्रांसफार्मर को रिपेयर करवाने के लिए पैसे नहीं रहे हैं। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमें लग रहा था सिर्फ पंजाब में ही ऐसा है, पीएसपीसीएल को ही घाटा। हिमाचल के बहुत ही बुरे हाल हैं। डिपार्टमेंट को आप देख लो, जल शक्ति विभाग को देख लो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को देख लो, बिजली बोर्ड के हाल ऐसे हैं कि एक गांव में एक महीना लाइट नहीं आ रही है। इसका जिम्मेवार कौन है? क्या बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है? खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। फ्री की जितनी भी स्कीमें, चाहे केंद्र सरकार लोगों को अन्न दे रही है, फ्री की जितनी भी स्कीमें हैं ये बंद होनी चाहिए। लोगों को फ्री में अनाज नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोगों ने अपनी जमीनों में मेहनत करना बंद कर दी है। आज भी गांव में ऐसे लोग हैं जो अपनी जमीनों में मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको सरकार ने फ्री की आदत डाल दी है, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। तो हमारा तो यही मानना है कि सरकार को फ्री में हर चीज बंद करनी चाहिए। लोग तभी मेहनत करेंगे, तभी लोगों को अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा। इन्होंने बहुत अहम मुद्दा इसी में उठाया जगदीप जी, कि पहले हिमाचल के जो नौजवान थे वो ज्यादातर यहाँ से दूसरी स्टेट्स में नहीं जाते थे, लेकिन अगर हम अब पंजाब देखते हैं, दिल्ली देखते हैं या फिर अब्रॉड भी बात करते हैं, तो बहुत सारे जो नौजवान हैं यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, समय कम है, 2-2 मिनट के लिए आप अपना इसको कंक्लूड कर दें। सर, सबसे बड़ी बात बीजेपी का एक तो नोटबंदी, जीएसटी, 15-15 लाख देने थे इन्होंने, वो कहाँ है? 100 स्मार्ट सिटी बनानी थी, वो कहाँ है? उसके बाद 540 सांसदों ने 540 गांव गोद लिए थे, उनका क्या विकास हुआ है? और उसके बाद जो यहाँ पे बेरोजगारी और महंगाई की बात है वो बताइए। और तीसरे नंबर पर जो इन्होंने बोला कि हमें अपने कैंडिडेट को बदलने से कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको क्यों प्रॉब्लम हुई है? इनको क्यों प्रॉब्लम हो रही है कि आशा कुमारी की जगह आनंद शर्मा जी को टिकट मिल गया है? वो भी तो कंक्लूड करें। ठीक है, आप भी कंक्लूड कीजिए। मैम, जो आपने अभी बड़ा अच्छा है, जैसे ये युवाओं के बारे में मुद्दा आगे किया, तो मैं एक चीज सबके सामने दोबारा
उनको याद दिलाना चाहता हूं कि बद्दी हिमाचल का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। वो प्रेम कुमार धूमल जी, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे बना। आज तक वहां पे हजारों युवाओं को रोजगार दिया जाता है। ऊना टालीवाल के अंदर इंडस्ट्रियल हब है। और उसके अलावा अगर मोदी जी जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर, विजनरी लीडर, और जिन्होंने पहले भी ये करके दिखाया है पिछले 10 साल में, जब अभी अगली सरकार आएगी, जो एम्स बिलासपुर, मेडिकल कॉलेज चंबा, ये पहले क्यों नहीं होता था? इसीलिए हर 100% आपको इस सीट के ऊपर राजीव भारद्वाज जी पिछली बारी के मार्जिन से बेटर जीतते हुए दिख रहे हैं। आपने खुद ही एक अहम मुद्दा उठा दिया। अभी भी जो हिमाचल के लोग हैं वो चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज कराने के लिए जाते हैं। मैम, तो अभी ये एम्स बिलासपुर का खुला ही है। अभी ये यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो खुला ही है। बड़ा मुद्दा टाइम पहले तो कभी खुला ही नहीं। 2000 का नोट इन्होंने बंद कर दिया, 7 साल तो चला नहीं। अच्छा, ये कह रहे हैं मोदी फैक्टर जो है खत्म हो गया, अब कोई और मुद्दा लेके आए। और मुद्दा लेके आओ, कोई नहीं है। मंदिर वाला मुद्दा भी तुम्हारा बंद हो गया, 400 वाला भी बंद हो गया। 400 के मन के अंदर मोदी जी मैडम हम मोदी फैक्टर की, एक मिनट मोदी फैक्टर तो हमारे इलाके मोदी जी का की जादू समस्या तो सिर्फ सुनने चढ़ के मोदी बोलता है, हम क्योंकि मोदी मोदी जी जी के ने लिए क्यों देश वोट के लिए करें? काम किया है। हम मोदी मोदी को जी ने क्यों देश वोट को तरक्की कराई है, हम- इसलिए मोदी जी का इनको हम डर ही तो आनंद शर्मा के लिए मार रहे हैं। हमने आपसे इसलिए विजन पूछा नहीं क्योंकि उनको ही जो है साथ दे रहे हैं, लेकिन अगर आप अलग से अपना विजन लेके चल रहे हैं। नेशनल विजन है। हम लोग कांग्रेस का साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो लोकतंत्र को बचाने का है। हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करेंगे, हमें और इसके अलावा हमें और कोई बात नहीं करनी है जी। बहुत शुक्रिया सबका। आपको बता दें कि यहाँ पर मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि अगर टूरिज्म की बात की जाए तो डलहौजी बहुत मायने रखता है। लेकिन यहाँ पे भी जिस तरह हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति थी अक्सर जो है ठंडी मानी जाती थी, लेकिन फरवरी यानी कि राज्यसभा इलेक्शन के बाद यहाँ पर राजनीति लगातार गरमाई हुई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये 4 सीटें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं दावा कर रही है कि अगर चारों सीटों पे जीत हासिल होती है और साथ ही जो 6 विधानसभा क्षेत्रों में भी चुनाव होने हैं, तो उनका कहना है कि यहाँ पे जो मौजूदा सरकार है वो गिर सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी कह रही है ऐसा मुमकिन है नहीं। फिलहाल हम आपसे यही अपील करेंगे, 1 जून को आप अपने हक का इस्तेमाल जरूर करें, यानी कि वोट डालने जरूर जाएं। फिलहाल मुझे और जगदीप सिंह संधू जी को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।